Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with our Continental Philosophy syllabus, Bachelor of Arts in Philosophy, Semester 5, and today we will be doing the question concerning technology by Martin Heidegger. So, in what follows, we shall be questioning concerning technology. Questioning builds a way. We would be advised, therefore, above all, to pay heed to the way and not to fix our attention on isolated sentences and topics. So, what दिस इज अ ट्रांसलेशन। तो जो हाइडेगर बोल रहा है वो ये है कि हम लोग एक सिंगल सेंटेंस पे ना ध्यान देते हुए पूरे वे के ऊपर देखें, एक प्रोग्रेशन के ऊपर देखें, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। द वे इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग कि हम सोचते जा रहे हैं, हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और क्वेश्चन करने से हमें हमारा रास्ता मिलता जा रहा है। जैसे कि बोला कि क्वेश्चनिंग जो है वो एक रास्ता बनाता है, क्वेश्चनिंग बिल्ड्स अ वे। जितने भी तरीके हैं सोचने के वो हमेशा लैंग्वेज के थ्रू होके जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज के थ्रू होते ही जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे एंड इन सो डूइंग वी शुड लाइक टू प्रिपेयर अ फ्री रिलेशनशिप टू इट। द रिलेशनशिप विल बी फ्री इफ इट ओपन्स आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फ्री रिलेशनशिप कब होगा? जब एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस दोनों के बीच में हमें कनेक्शन बैठा पाए। ओके, नाउ एसेंस से उसका मतलब है थ्रू द वे और बाय वे ऑफ द करेक्ट मीनिंग एंड ओके लेट्स नॉट ओके सो तो essence is basically German translation for Wissen. So Wissen is that does not simply mean what something is, but that it means further the way in which something pursues its course. तो essence का मतलब हाइडेगर का ये है, essence से हाइडेगर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज how it's pursuing its course, कैसे वो अपने आप में डेवलप होती है, So when we can respond to this essence, we shall be able to experience the technological within its own bounds. Technology is not equivalent to the essence of technology. यहाँ पर एक important point है जो हाइडेगर point out करता है कि technology जो है वो essence of technology के equivalent नहीं है। तो फिर जैसे जब हम बोलते हैं कि essence of tree, तो we have to become aware that which pervades every tree as tree is not itself a tree that can be encountered among all other trees. तो किसी भी चीज़ का essence is not the thing itself, as Heidegger is explaining कि हमारे ट्री की बात करें तो ट्री का essence is not something जो ट्री है, something जो हर ट्री में कॉमन है। तो essence of technology जो है essence टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। सो everywhere we remain unfree and chained to technology, whether we passionately affirm or deny it. हम हमारी लाइफ में इतनी क्लोजली रिलेट हो गए हैं टेक्नोलॉजी से दैट एवरीवेयर वी गो वी आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, व्हील इज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, द लेट्स से स्पेक्टिकल्स, हमारे चश्मे एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एवरीथिंग इज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वी आर डिलीवर्ड ओवर टू इट इन द फर्स्ट पॉसिबल वे, ठीक है। According to ancient doctrine, the essence of a thing is considered to be what the thing is. Ancient doctrine के according किसी भी चीज़ का essence मतलब वो चीज़ क्या है, ठीक है। We ask the question concerning technology when we ask what it is. जब हम बोल रहे हैं essence of technology मतलब technology क्या है। अब इसके दो चीज़ें हैं। पहला, technology is a means to the end. ये है पहला statement for technology. दूसरा statement is technology is a human activity. तो टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू एन एंड, टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये जो दो डेफिनेशन है टेक्नोलॉजी के, ये साथ में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। एंड्स के लिए एक मीन्स बनना, मीन्स मतलब एक जरिया बनना टू रीच आवर गोल, टू रीच आवर एंड्स, इसका मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो ही रहा है, ओके। Manufacture and utilization of equipment, tools, machines, manufactured and used things themselves and the needs and ends that they serve all belong to what technology is. सभी चीज़ें, machines, equipments, tools, उनका यूज़ करना, उनका यूज़ करके अपने ends या goals तक पहुँचना, सभी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी से में ही काउंट होती है। So technology itself is a contrivance and instrumentum. Instrumentum मतलब टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें हमारी एक टूल है हमारे गोल, हमारे एंड्स तक पहुंचने के लिए। The current conception of technology, according to which it is a means and a human activity, can therefore be called the instrumental and the anthropological definition of technology. तो anthropological और instrumental definition क्या है
कि टेक्नोलॉजी एक मीन्स है और टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एक्टिविटी है। तो मीन्स मतलब द इंस्ट्रूमेंटल एंड ह्यूमन एक्टिविटी है मतलब द एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। It is an obvious conformity with what we are envisioning when we talk about technology. The instrumental definition of technology is indeed so uncannily correct that it even holds for modern technology. यहाँ पे हाइडेगर एक और हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि हाइडेगर टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंशिएट कर रहा है. ओके, which in other respects we maintain with some justification that it is in contrast to the old handwork technology, something completely different and therefore new. तो हाइडेगर बोल रहा है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या जो ओल्डर टेक्नोलॉजी उससे completely different है, completely अलग है, नहीं है. Even the power plant with its turbines and generators is a man-made means to an end established by man. Even the jet aircraft and the high frequency apparatus and means to end, ये सारे means हैं, सारे instruments हैं हमें हमारे गोल तक पहुंचने के लिए. रेडार स्टेशन है. To be sure, the construction of a high-frequency apparatus requires the interlocking of various processes of technical industrial production, and certainly a sawmill in a secluded valley of the Black Forest is a primitive means compared with the hydroelectric plant in the Rhine River. तो यहाँ पे हाइडेगर क्या कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ओल्डर टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है कि कैसे एक सॉमिल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट किसी भी रिवर में, यहाँ पे जैसे उसने राइन रिवर का एग्जांपल लिया, कितने अलग है. वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो एक और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड एफिशिएंट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. बट इतना ज़रूर है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो भी मीन्स टू एन एंड है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओल्डर टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है बट इट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, ऑल्सो अ मीन्स टू एन एंड. तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंटल कॉन्सेप्शन है टेक्नोलॉजी की वो हमेशा सही है. वो हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में सही रहेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक मीन्स है, एक जरिया है एक तरीके से ताकि हम हमारे गोल्स तक पहुँच सकें. Everything that depends on our manipulating technology in the proper manner as a means. तो टेक्नोलॉजी तो हमें हेल्प करेगी हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ पर आता है कि हम टेक्नोलॉजी को कितने प्रॉपरली यूज कर रहे हैं. जब हम बोल रहे हैं कि वी विल, एज वी से, गेट टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअली इन हैंड, वी विल मास्टर इट. द विल टू मास्टरी बिकम्स ऑल द मोर अर्जेंट द मोर टेक्नोलॉजी थ्रेटन्स टू स्ट्रिप फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल. तो हाइडेगर क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आज की नीड क्या है? आज की नीड है कि हमें टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन गोल के लिए मीन्स है, ह्यूमन गोल के लिए इंस्ट्रूमेंट है. टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है. बट टुडे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती जा रही है कि वो ह्यूमन कंट्रोल से स्लिप होती जा रही है. सपोज नाउ दैट टेक्नोलॉजी वर नो mere means, how would it stand with the will to master it? Yet we said, did we not, that the instrumental definition of technology is correct? To be sure, the correct always fixes upon something pertinent in whatever is under consideration. However, in order to be correct, this fixing by no means needs to uncover the thing in question in its essence. Only at the point where such an uncovering happens does the true come to pass. तो यहाँ पर हाइडेगर दो चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करें, एक तो ट्रू, एक है करेक्ट. जो करेक्ट है वो जरूरी नहीं कि वो ट्रू होगा ही होगा. ओके, सो तो जो करेक्ट है इस रीजन के लिए इज नॉट येट द ट्रू. ओनली द ट्रू ब्रिंग्स अस इनटू अ फ्री रिलेशनशिप. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि हमें सिर्फ करेक्ट तक नहीं पहुंचना है, हमें उसकी ट्रूथ तक पहुंचना है, तभी हम टेक्नोलॉजी के साथ एक फ्री रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे. Accordingly, the correct instrumental definition of technology still does not show us technology's essence. In order that we may arrive at this, we must seek the true by way of the correct. तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के एसेंस नहीं तक हमें नहीं पहुंचा पाए. तो हमें करेक्ट डेफिनेशन की हेल्प से टेक्नोलॉजी की ट्रू डेफिनेशन तक पहुंचना है. हमें पूछना है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल इटसेल्फ. इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? विद इन व्हाट टू सच थिंग्स इज मीन्स एंड एंड बिलोंग. अ मीन्स इज व्हाट देयरबाय is that whereby something is effected and thus attained. अब उस ट्रू डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि मीन्स क्या है. मीन्स क्या है? विच समथिंग इज इफेक्टेड एंड अटेन्ड. किसी मीन्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ के ऊपर अफेक्ट डाल के और किसी हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं. वॉट एवर हैज एन इफेक्ट एज इट्स कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड अ कॉज. और जिस भी चीज़ का एक इफेक्ट होता है उसे हम कॉज बोलते हैं. एक कॉज का ही एक इफेक्ट होता है. बट नॉट ओनली दैट, बाय मीन्स ऑफ विच समथिंग एल्स इज इफेक्टेड इज अ कॉज. द एंड इन कीपिंग विद विच द काइंड ऑफ मीन्स टू बी यूज्ड इज डिटरमिन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कॉज. Wherever ends are pursued and means are employed, wherever instrumentality reigns, there reigns causality. अब यहाँ पे हाइडेगर एरिस्टोटल से इंस्पायर होके he takes 4
causes, the four kinds of causes. पहला है causa materialis. अब ये बहुत सिंपल है, तो हम लोग इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें causa materialis मतलब पहला कॉज किसी चीज का है द मटीरियल, जिस चीज से वो चीज बन रही है. causa formalis मतलब वो शेप जिसमें उस चीज को हमें डालना है. causa finalis मतलब जो द एंड. एंड देन द causa efficiens मतलब कि जो सभी वो चेंज लेकर आ रहा है. ओके तो मतलब जैसे कि सिल्वर स्मिथ, यहाँ पर हाइडेगर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ सिल्वर चैलिस एक्सप्लेन करते हैं. तो चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एक लेट्स से मटका है, ठीक है, क्ले का मटका है, पॉट है. क्ले के पॉट में causa materialis विल बी द क्ले, द सॉइल जिससे यूज कर रहे हैं. causa formalis विल बी द शेप ऑफ द पॉट, जो उसका राउंड शेप होता है. causa finalis मतलब कि फिनालिस मतलब वो एंड पॉट, क्ले पॉट जो तैयार हो चुका है. एंड देन causa efficiens इज दैट पॉटर जो उस क्ले पॉट को बना रहा है. Now what the thing according to Heidegger is कि इस फोरफोल्ड कॉजालिटी को हमने एज इट इज हमेशा से एक्सेप्ट किया है. एरिस्टोटल के टाइम से हमने इन फोर कॉजेस को एज इट इज एक्सेप्ट किया है. हमने कभी ये क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की ये फोरफोल्ड कैसे है, ये फोर हमेशा एक साथ कैसे थे, क्योंकि चारों बहुत अलग अलग टाइप की कॉजालिटी है. फिर उसके बाद ये कॉजालिटी क्या है, कॉज होने का मतलब क्या है. तो कॉज का मतलब होता है, कॉज जो है वो आता है कडियर, टू फॉल तो मतलब टू फॉल आउट एज अ रिजल्ट. तो कॉज इज समथिंग जिससे कोई रिजल्ट निकल के बाहर आता है. तो हमें अगर इंस्ट्रूमेंटैलिटी को प्रॉपर्ली समझना है तो हमें कॉजालिटी को प्रॉपर समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सभी चीजों को, कॉजेस को क्वेश्चन करना पड़ेगा. तो ये जो फोरफोल्ड कॉजालिटी ये एरिस्टोटल तक जाती है, लेकिन नोबडी एवर ट्राइड टू क्वेश्चन कि कॉज क्या है, या फिर फोरफोल्ड हमेशा एक दूसरे के साथ उसमें कैसे यूनिसन में कैसे रहती है, यूनिटी में कैसे रहती है. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाइडेगर जो फोर्थ कॉज है, causa efficiens, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द causa efficiens इज सिल्वर स्मिथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइडेगर वो सिल्वर स्मिथ नहीं है. जैसे मान लेते हैं हम क्ले पॉट लेते हैं, तो एक क्ले है, क्ले जो हुआ वो है मैटर, जिसकी वजह से क्ले पॉट आ रहा है. तो क्ले पॉट एक क्या रीजन है क्ले पॉट के आने का, क्ले. पहला रीजन जो है वो है क्ले विच इज मैटर और हाइल एज इट इज नोन एज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्ले पॉट. दूसरी चीज जो है वो है ईडोज विच इज द पॉटनेस, ठीक है, वो एस्पेक्ट, वो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉटनेस इज द सेकेंड थिंग, ठीक है, द एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग is the telos, which is the causa finalis, जिसकी वजह से that which gives bounds, that which completes in this sense is called Greek telos, which is all too often translated as aim or purpose, the purpose of that clay pot. तो ये telos is also responsible. तो hail, eidos and telos are the three things. लेकिन जो causa efficiens है according to Heidegger, it is not the silversmith. So finally, there is a fourth participant in responsibility for the finished sacrificial vessel lying before us ready for use, that is the silversmith, but not at all because he in working brings about the finished sacrificial chalice with the effect of a making. The silversmith is not a causa efficiens. So the silversmith है considers carefully and gathers together the three aforementioned ways. silversmith क्या कर रहा है, तीनों चीजों को, telos, hyl और eidos, यानी कि मैटर, एस्पेक्ट एंड वो पर्पस, उस एम को कंबाइन करके एक चीज को ब्रिंग फोर्थ कर रहा है. अब लेकिन लोगोस या लेजीन का मतलब क्या होता है, इज रूटेड इन apophanisthai to bring forward into appearance. apophanisthai मतलब to bring forward into appearance. तो silversmith भी responsible है vessel के बनने में, लेकिन वो causa efficiens नहीं है. तो the four ways of being responsible hold sway in the sacrificial vessel that rise ready before us. They differ from one another yet they belong together. एक दूसरे से काफी अलग है, causa materialis, finalis, formalis and efficiens, लेकिन फिर भी हमेशा चारों साथ में ही रहते हैं. तो क्यों है ऐसा, क्यों है कि why they are always in unity? Today we are too easily inclined either to understand being responsible and being indebted moralistically as a lapse, or else to construe them in terms of effecting. In either case, we bar ourselves the way to the primal meaning of that which is later called causality. So long the thing is कि instrumentality जो है is based on causality. In order to guard against such misinterpretations of being responsible and being indebted, let us clarify the four ways of being responsible in terms of that for which they are responsible. According to our example, they are responsible for the silver chalice lying ready before a sacrificial vessel. Lying ready, which is hypokiesthai, the presencing of something that
प्रेजेंसेस, किसी भी चीज को उसकी प्रेजेंट स्टेट में लाना, उसको उसके एक्सिस्टेंस में लाना, तो दे लेट इट कम फोर्थ। ये चारों तरीके जो है वो किसी चीज को उसके अपीयरेंस में लेकर आते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, दे सेट इट फ्री टू प्लेस एंड सो इट स्टार्ट्स ऑन इट्स वे, नेमली टू इनटू इट्स कंप्लीट अराइवल। उसको अपने कंप्लीट अराइवल में, प्रेजेंस में, एग्जिस्टेंस में लाने का काम करते हैं। द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज दिस स्टार्टिंग समथिंग ऑन इट्स वे टू अराइवल। इन दिस इट इज इन द सेंस ऑफ सच अ स्टार्टिंग समथिंग ऑन इट्स वे टू अराइवल दैट रिस्पॉन्सिबल इज एन ओकेजनिंग और एन इंड्यूसिंग टू गो फॉरवर्ड। सो occasion, to occasion matlab for the is being responsible. Now we give the verb to occasion a more inclusive meaning, so it is now the name for the essence of causality. तो occasion मतलब to strike against something, to release something, उसको अपनी present state में up, फॉर एग्जाम्पल पॉटनेस, ओके मेरे सामने एक पॉट पड़ा है, आई एम थिंकिंग कि मुझे क्ले का पॉट बनाना है, तो वो एस्पेक्ट है सिर्फ मेरे दिमाग में पॉटनेस का, पॉट का शेप एंड फॉर्म एंड एवरीथिंग, लेकिन जब मैं उस पॉट को बनाने लगूंगी इज व्हेन वी आर रिलीजिंग दैट समथिंग, ओके। बट in what then does the playing in unison of the four ways of occasional play? They let what is not yet present arrive into presencing. Accordingly, they are unifiedly ruled over by a bringing that brings what presences into appearance. Plato tells us what this bringing is in a sentence from the every occasion for whatever passes over and goes forward into presencing, that which is not presencing is poiesis. अब poiesis का मतलब क्या होता है? Bringing forth. And physis क्या है? Physis is arising something from out of itself and it is the highest sense of poiesis. तो poiesis मतलब किसी चीज को bring forth करना, किसी चीज को उसकी presence में लाना, और physis मतलब किसी चीज को खुद से निकल के लाना, तो वो poiesis का highest sense है। अब जो bringing forth हो रही है ना, वो दो तरीके से हो रही है, एक हो रहा है in itself, ठीक है, और दूसरा हो रहा है in another। in itself मतलब जैसे कि फूल की कली है, उससे निकलकर एक फूल आ रहा है, तो इट इज इन इटसेल्फ बर्स्टिंग, ब्रिंगिंग फोर्थ द फ्लावर। एंड एक है इन अनदर, जैसे कि पॉटर जो है वो एक क्ले पॉट बना रहा है। द मोड्स ऑफ ओकेजनिंग द फोर्थ, तो यहाँ पर लेट्स रीड दिस जस्ट वंस। फॉर व्हाट प्रेजेंसेस बाय मींस ऑफ फिजिक्स एज द बर्स्टिंग ओपन बिलोंगिंग टू ब्रिंगिंग फोर्थ, एग्जांपल द बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लॉसम इनटू बूम इन इटसेल्फ। इन कंट्रास्ट व्हाट इज ब्रॉट फोर्थ बाय द आर्टिसन ऑफ द आर्टिस्ट, एग्जांपल द सिल्वर चैलिस एज द बर्स्टिंग ओपन बिलोंगिंग टू ब्रिंगिंग फोर्थ नॉट इन इटसेल्फ बट इन अनदर। एक है bursting open in itself, एक है in another. The modes of occasioning the four causes are at play then within bringing forth. Through bringing forth, the growing things of nature as well as whatever is completed through the crafts and the arts come at any given time to their appearance. But how does bringing forth happen, be it in nature or in handwork and art? What is the bringing forth in which the fourfold of occasion plays? Occasioning has to do with presencing, किसी चीज को उसकी presence में लेकर आना, किसी चीज को खुद से present करना। God comes to appearance in bringing forth. Bringing forth brings hither out of concealment forth into unconcealment. तो ये bringing forth क्या कर रहा है? Bringing forth concealed को unconcealed कर रहा है। एक चीज है जो छुपी हुई है, जो reveal नहीं हुई अभी तक, उसको वो unreveal कर रहा है, okay? unconceal कर रहा है। तो जब कोई concealed चीज unconcealed में change हो जाती है, this coming rests and moves freely within what we call revealing, to reveal, वो unrevealed है, उसको reveal करना। The Greeks have the word altheia for revealing. The Romans translate with this peritas, we say truth, and usually understand it as the correctness of an idea. But where have we stayed to? We are questioning concerning technology and we have arrived now at althea, at revealing. So that is why Heidegger ने पहले ही बोला था कि हमें individual sentences में नहीं देखना, हमें उस पूरे वे पे देखना। हम क्वेश्चनिंग करेंगे, हम थिंकिंग करेंगे, तो एक वे एक के बाद एक बनता जाएगा। तो हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी, हम लोग पहुंच गए पोएसिस, फिजिस, एल्थिया, टेलोस, हाइल, ईडोस। एल्थिया मतलब कोई भी चीज़ को रिवील करना, तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते करते रिवीलिंग तक पहुंच गए। तो फिर टेक्नोलॉजी का रिवीलिंग से क्या लेना है? द थिंग इज एवरीथिंग फॉर एवरी ब्रिंगिंग फोर्थ इज ग्राउंडेड इन रिवीलिंग। किसी भी चीज़ को ब्रिंग फोर्थ करना मतलब अनरिवील्ड को रिवील करना। ब्रिंगिंग फोर्थ इंडीड gathers within itself the four modes of occasioning causality and rules them throughout. Within its domain belong end and means, belongs instrumentality. Instrumentality is considered to be the fundamental characteristic of technology. तो instrumentality मतलब कि technology is a means to an end. This is called technology is an instrumentum. तो ये जो instrumentality है ये technology की सबसे important point है।
तो इफ वी इंक्वायर स्टेप बाय स्टेप इनटू व्हाट टेक्नोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड एज मींस एक्चुअली देन वी शैल अराइव एट रिवीलिंग. तो अगर हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे हम कहीं ना कहीं रिवीलिंग पाएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है. टेक्नोलॉजी अनरिवील्ड को रिवील कर रहा है, अनकंसील्ड को कंसील कर रहा है. तो टेक्नोलॉजी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटम नहीं है, इट इज अ वे ऑफ रिवीलिंग. If we give heed to this, then another whole realm of the essence of technology will open to it, is the realm of revealing, that is of truth. Reveal क्या हो रहा है? Reveal is something which is the truth. The technology एक instrument तो है ही, means तो है ही, साथ ही साथ technology also reveals things. This prospect strikes as a strange. Indeed, it should do so. As persistently as possible and with so much urgency that we shall finally take seriously the simple question of what the name technology means. The word stems from the Greek technikon, means that which belongs to techne. We must observe two things with respect to the meaning of this word. One is that techne is the name not only for the activities and skills of the craftsman but also for the arts of the mind and fine arts. Techne belongs to bringing forth, to poiesis, it is something pure, poetic. So this is very important. Technology, technikon. Technikon आता है techne से. techne मतलब to techne जो है उससे हम bring forth करते हैं, किसी चीज़ को existence में लेकर आते हैं, उससे poiesis करते हैं. And तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट ऑल्सो रिवील्स. What it reveals? It reveals the truth. The other point that we should observe with regard to techne is even more important. From earliest times until Plato, the word techne is linked with the word episteme. Now, episteme means knowledge. So both words are names for knowing in the widest sense. They mean to be entirely at home with something, to understand and to be expert in it. Such knowing provides an opening up. As an opening up, it is a revealing. Aristotle is a discussion of special importance. हमने देखा एक के बाद एक कैसे कि knowledge क्या है? Knowledge मतलब opening up. Opening up मतलब revealing. Distinguishes between episteme and techne, and indeed with respect to what and how they reveal. Techne is a mode of Techne is a mode of Althuinian. It reveals whatever does not bring forth itself. Techne क्या करता है? जो अपने आप आगे नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसको प्रेजेंस में लाना. तो वो चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो खुद से प्रेजेंस में नहीं आ रही है, टेक्नी उसको प्रेजेंस में ला रहा है. Whoever builds a house or a ship or forges a sacrificial chalice reveals what is to be brought forth. This revealing gathers together in advanced aspect and the matter of ship of house with a view to the finished thing and envisioned is completed, and from this gathering determines the manner of its construction. Thus, what is decisive in technique does not lie at all in making and manipulating, nor in the using of means, but rather in the aforementioned revealing. It is as revealing and not as manufacturing the technique is bringing forth. So, technology या technique जो है किसी चीज़ को manufacture नहीं कर रहा है, it is bringing forth, it is revealing, it is unconcealing the truth. जो चीज़ पहले exist नहीं करती थी उसको वो presence में लेकर आ रहे हैं. Thus, the clue to what the word techne means and how to Greeks defined it leads us to the same context that opened itself to us when pursued the question of what instrumentality. This is truth might be. Technology is a mode of revealing. Technology comes to presence in the realm where revealing and unconcealment take place, where althea truth happens. तो टेक्नोलॉजी कहाँ होता है? जहाँ पे रिवीलिंग हो रही होती है, प्रेजेंस में चीज़ें आ रही होती है, वो ब्रिंग फोर्थ कर रही होती है टूवर्ड्स द ट्रूथ. In opposition to this definition of the essential domain of technology, one can object that it indeed holds for Greek thought and that at best it might apply to the techniques of the handscraft, but not it simply does not fit modern machine power technology, and it is precisely the latter it alone that it is a disturbing thing. That moves us to ask a question concerning technology per se. It is said that modern technology is something incomparably different from all other technologies because it is based on modern physics as an exact science. तो एक और बात आती है कि कई लोगों का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है. Meanwhile, we have come to understand more clearly that the reserve holds true as well. Reverse holds true as well. Modern physics as experimental is dependent upon technical apparatus and upon progress in the building of apparatus. तो दोनों चीज़ें ट्रू है. मॉडर्न फिजिक्स से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मॉडर्न फिजिक्स आ रही है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच में करेक्ट है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मतलब फिजिकल एडवांसमेंट, फिजिकल एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट इट रिमेन्स अ merely historiographical establishing of facts and says nothing about that in which this mutual relationship is grounded. The decisive question still remains of what essence is modern technology, what it happens to think of putting exact science to use. What is modern technology? Modern technology टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो भी रिवील कर रही है, लेकिन
Only when we allow our attention to rest on this fundamental characteristic does that which is new in modern technology shows itself to us. And yet the revealing that holds sway throughout modern technology does not unfold into bringing forth in the sense of poesis. The revealing that rules in modern technology is a challenging, which puts to nature the unreasonable demand that is supply energies that can be extracted and stored as such. But such this hold true for the old realm is there? No, its sails do indeed turn in the wind, they are left entirely. तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमें मिलता है विच इज कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग रिजर्व. अब स्टैंडिंग रिजर्व क्या है हम आगे देखेंगे. अब जैसे कि अगर एक पुराना सा विंड मिल है, विंड मिल से हमें कोई रिजर्व नहीं मिलता, कोई स्टैंडिंग रिजर्व नहीं मिलता, नथिंग. इट जस्ट व्हाट द उससे हम we don't store the wind. What it does is the windmill does not unlock energy from the air currents in order to store it. The difference between one of the differences between traditional and modern technology is that the old technology does not store, लेकिन the modern technology stores. It creates a standing reserve for itself. Now, like contrast में there is one person जो कि digging कर रहा था और उसको एक coal mine मिलती है. Okay. Now the work of the peasant does not challenge the soil of the field. In the sowing of the grain, it places the seed in the keeping of the force of growth and watches over its increase. But meanwhile, even the cultivation of the field has come under the grip of another kind of setting in order which sets upon nature. It sets upon it in the sense of challenging it. Agriculture is now the mechanized food industry. Air is now set upon to yield nitrogen. The earth is to yield ore to yield. तो ये जो सब चीज़ें हो रही है कि जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर से हम नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, एयर से ओर निकाल रहे हैं, ओर से यूरेनियम निकाल रहे हैं, और ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से चीज़ें अराइव करके निकाल रहे हैं, that is what is called storing, and that is what is modern technology is. So the coal that has been hauled out in some mining district has not been supplied in order that it may be simply be present somewhere or the other. It is stockpiled. Modern technology में difference क्या है, हम चीज़ों को stockpile कर रहे हैं, हम store करके रख रहे हैं, तो वो it is ready on call. कि ये जो stockpile जो store चीज़ है उसको जब भी जैसे भी we need to use it, it is ready. Just on a call, it is ready to be used. The sun's warmth is stored in it. The sun's warmth is challenged forth or for heat, which in turn is ordered to deliver steam, whose pressure turns the wheels that keep a factory running. The hydroelectric plant is set into the current of the Rhine. It sets the Rhine to supplying its hydraulic pressure, which then sets the turbine turning. Now, इस पैराग्राफ में what Heidegger is trying to say, I'll tell you in short, कि जैसे एक रिवर है, यहाँ पर उसने राइन रिवर का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे किसी भी रिवर के ऊपर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप किया जाता है, एक टर्बाइन सेटअप की जाती है. तो what is happening with modern technology is कि जैसे मान लीजिए वेव्स है, अगर वो वेव्स की एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है, तो रिवर में वेव्स आएगी, वॉटेवर जिसकी भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के ऊपर सेटअप है, तो उसके थ्रू वो करंट होगा, राइन के करंट से एनर्जी क्रिएट होगी, हाइड्रोलिक प्रेशर से एनर्जी क्रिएट होगी, टर्बाइंस होगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड. इसको हम स्टोर करके रख रहे हैं और जब भी हमें चाहिए हम उसको यूज कर सकते हैं. इट इज जस्ट रेडी ऑन कॉल. ठीक है, तो let us just read it once. The hydroelectric plant is set into the current of the Rhine. It sets the Rhine to supplying its hydraulic pressure, which then sets the turbine running. This turning sets those machines in motion whose thrust sets going the electric current, for which the long distance power station and its network of cables are set up to dispatch electricity. In the context of the interlocking processes pertaining to the orderly disposition of electrical energy, even the Rhine itself appears as something at our command. कि वो रिवर भी जैसे हमारी कमांड पे है, हम जब चाहेंगे उसको जिस तरीके से चाहेंगे वैसे उसको यूज कर लेते हैं. The hydroelectric plant is not built into the Rhine River as was the old wooden bridge that joined bank with bank for hundreds of years. Rather, the river is damped up into the power plant. तो हमने रिवर के ऊपर प्लांट नहीं
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं बनाया, जबकि रिवर को ही पूरी के पूरी अंदर एक डैम के अंदर हमने उसको फिल करके रख दिया है. What the river is now namely a water power supply. अब वो रिवर क्या बचा? वो रिवर एक नेचुरल चीज नहीं बची, बस अब हमें हमारे वाटर पावर सप्लाई करने के लिए एक चीज बन गई, क्योंकि हमने प्लांट को रिवर के ऊपर बिल्ड नहीं करा, हमने पूरी के पूरी रिवर को एक डैम के अंदर बिल्ड कर दिया है. तो what the river is now a water power supplier derives from out of the essence of the power station. In order that we may even remotely consider the monstrousness that reigns here, let us consider for a moment the contrast that speaks out of the two tiles. The Rhine as dammed up into the power works as the Rhine as uttered out of the artwork in Holderlin's hymn by that name. But it will be replied, the Rhine is still a river in the landscape, is it not? Perhaps, but how? In no other way than an object for or call for inspection by a tour group ordered there by the vacation industry. तो अब क्या still now this question is Heidegger is asking कि क्या वो river अब एक natural object बची है? No longer is it now a natural object. वो बस हमारी कमांड, हमारी कॉल पे लिए बस एक सप्लाई स्टेशन बन के रह गई कि हमें जो चाहिए उस चीज से हम उससे सप्लाई कर सकते हैं. The revealing that rules throughout modern technology has the character of a setting upon in the sense of a challenging force. That challenging happens in that the energy concealed in nature is unlocked. कि जो एनर्जी नेचर के अंदर छुपी हुई, हम पहले उसको अनलॉक करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको हम जब चाहे जैसे चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये जो अनलॉकिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्विचिंग हो रही है, हम इससे चीज़ों को रिवील कर रहे हैं. लेकिन ये रिवीलिंग कभी खत्म ही नहीं होती, ये चलती ही जाती है. Neither does it run off into indeterminate. The revealing reveals to itself its own manifoldly interlocking parts through regulating their course. This regulating itself is for its part everywhere secured. Regulating and securing even become the chief characteristics of the challenging revealing. What kind of unconcealment is it then that is peculiar to that which comes to stand forth through the setting upon challenges? Everywhere everything is ordered to stand by, to be immediately at hand. हर चीज हमने नेचर को बस एक स्टैंड बाय पे खड़ा करके रख दिया. हमें जब जो चीज चाहिए हम जस्ट वील कॉल एंड जस्ट हमारी एक ऑर्डर पे वो चीज हमें प्रेजेंट हो जाएगी. नेचर, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट द नेचर. ओके, तो वी कॉल इट द स्टैंडिंग रिजर्व. उसको हाइडेगर ने स्टैंडिंग रिजर्व बोल दिया कि एवरीथिंग इज फॉर अस स्टैंडिंग रिजर्व. अब जो माउंटेन्स हैं वहाँ से वाटरफॉल है वो भी हमारे लिए एक स्टैंडिंग रिजर्व है. जो सॉइल है वो भी हमारे लिए एक स्टैंडिंग रिजर्व है. जो ट्रीज है वो भी हमारे लिए जब स्टैंडिंग रिजर्व है. सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ हमारे लिए एक स्टॉक है जिससे कि हम जब चाहे जैसे चाहे पावर सप्लाई ले सकते हैं. इट डेजिग्नेट्स नथिंग लेस दैन द वे इन विच एवरीथिंग प्रेजेंट्स दैट इज wrought upon by the challenging revealing. Whatever stands by in the sense of standing reserve no longer stands over against us as object. Yet an airliner that stands on the runway is surely an object. Certainly we can represent this machine so, but then it conceals itself as to what and how it is revealed. It stands on the taxi strip only as a standing reserve in as much as it is ordered to ensure the possibility of transportation. For it must be in its whole structure and in every one of its constant parts on call for duty that is ready for takeoff. कि वो जो एयरलाइन, जो एयरप्लेन है, जो स्टैंड हो रहा है, तो डिफरेंस ही नहीं बचा. एक एयरप्लेन जो एक मैन मेड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है वो भी रनवे के ऊपर खड़ा है एज एन ऑब्जेक्ट, ताकि जब भी हम उसको ऑर्डर करें वो टेक ऑफ कर ले. सिमिलरली जो रिवर है वो भी स्टैंडिंग रिजर्व की तरह वो है वहाँ पर. जब हमें उससे पावर चाहिए हमने उसकी पावर ऑलरेडी स्टोर करके रखी है. Here it would be appropriate to discuss Hegel's definition of the machine as an autonomous tool. When applied to the tools of the craftsman, his characterization is correct. Characterized in this way, however, the machine is not thought at all from out of the essence of technology within which it belongs. Seen in terms of a standing reserve, the machine is completely unautonomous, for it has its standing only from the ordering of the orderable. तो अब अगर हम उसको स्टैंडिंग रिजर्व की तरह से देखें तो स्टैंडिंग रिजर्व की तरफ से तो जो एयरप्लेन है वो एक अनऑटोनोमस चीज़ है. उसकी खुद की कोई विल नहीं है, वो सिर्फ हमारे सर्विस के लिए ही वहाँ पे खड़ी है. The fact that now wherever we try to point modern technology as the challenging revealing, the words setting upon, ordering, standing reserve obtrude and accumulate in a dry, monotonous and therefore oppressive way has its basis in what is now coming to utterance. Who accomplishes the challenging setting upon through which what we call the real is revealed as standing reserve? Obviously man. कौन है जो ये standard reserve को रिजर्व करके रख रहा है? Which is man. To what extent is man capable of such a revealing? Man can indeed conceive, fashion and carry through this and that in one way or other. But man does not have control over concealment itself, in which at any given time the real shows itself or withdraws. The
fact that the real has been showing itself in the light of ideas ever since the time of Plato. Plato did not bring about. The thinker only responded to what addressed itself to him. तो what he is trying to say कि ऐसा नहीं कि प्लेटो कोई नई चीज़ अपने आप से लेकर आया, वो आइडियाज़ ने प्लेटो को अपील करा, जिसने फिर प्लेटो ने जिस चीज़ को फिर रिवील किया. Only to the extent that man for his part is already challenged to exploit the energies of nature can this ordering revealing happen. If man is challenged, ordered to do this, then does not man himself belong even more originally than nature within the standing reserve? The current talk about human resources, about supply of patients for a clinic gives evidence of this. तो हाइडेगर बोल रहा है कि हम कई बार रुक ही नहीं रहे. एक है हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, एक एयरप्लेन जो है वो भी रनवे पर खड़ा है, वो भी हमारा स्टैंडिंग रिजर्व है एज ऑब्जेक्ट. जो नेचर है, जो कि रिवर है, माउंटेन्स है, ट्रीज है, वो भी हमारी स्टैंडिंग रिजर्व है. और अब बचा कुछ मैन जो है, मैन भी हमारे लिए एक स्टैंडिंग रिजर्व है, एक रिसोर्स बन के रह गया है. तो ये जो हम चैलेंजिंग रिवीलिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा स्टैंडिंग रिजर्व जो हो रहा है, ये देयर इज नो एंड टू इट. इट गोज ऑन, ये रिवील होते ही जा रहा है. The forester who in the wood measures the felled timber and to all appearances walks the same forest part in the same way as his grandfather stood commanded by profit making in the lumber industry, whether he knows it or not. He is made subordinate to the orderability of cellulose, which for its part is challenged forth by the need for paper, which is then delivered to newspapers and illustrated magazine. तो ये challenging revealing क्या होता है? challenging revealing मतलब कि कैसे हम हर चीज़ की नीड इतनी पैदा करते जा रहे हैं कि आज जो एक पर्सन है, जो वुड कटर है, इन द फॉरेस्ट, कैसे उसके ऊपर भी कैसे कितना फोर्स किया जा रहा है. वो भले ही एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन उसको उतना वुड काट के देना ही है. लेट्स से जस्ट रैंडम एग्जाम्पल, जैसे 10 kg वुड उसको देना ही है, ताकि उतना पेपर बन सके, क्योंकि पेपर ऑफिस में चाहिए ताकि उसकी मैगजीन बन सके. तो कैसे ये जो नीड पैदा होती जा रही है, ये कैसे हर फ्री एजेंट को, फ्री थिंग, फ्री ह्यूमन को अनफ्री करते जा रहा है, उसके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी पुट करते जा रहा है. द लैटर, तो अब जो वुड कटर है वो अपनी मर्जी से वुड नहीं काट रहा है, वो कितना वुड काट रहा है, जितना कि पेपर इंडस्ट्री को चाहिए, जितना कि मार्केट में वुड चाहिए. येट precisely because man is challenged more originally than are the energies of nature, enters into the process of ordering. He never is transformed into mere standing reserve. Since man drives technology forward, he takes part in ordering as a way of revealing. तो क्योंकि man खुद भी कहीं ना कहीं वो चीज़ गेन कर रहा है, तो man completely standing reserve कभी नहीं बनता. वो खुद भी ordering का एक पार्ट भी रहता है, standing reserve का भी पार्ट रहता है. But the unconcealment itself, within which ordering unfolds, is never a human handiwork, any more than is the realm through which man is already passing every time he is as subject relates to an object. Where and how does this revealing happen if it is no mere handiwork of man? We need to not look far. We need only apprehend in an unbiased way that which is already claimed man has done so decisively that he can only be man at any given time as that one so claimed. Wherever man opens his eyes and ears, unlocks his heart and gives himself over to meditating and striving, shaping and working and treating and thinking, he finds himself everywhere already brought into the unconcealed. और ये unconcealment कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी. तो चाहे मैन मेडिटेट करे, आंखें खोले, आंखें बंद करे, वो कहीं भी चले जाए, उसे हर जगह ये अनकंसीलमेंट, ये टेक्नोलॉजी उसके आसपास प्रेजेंट दिखेगी. द अनकंसीलमेंट ऑफ द अनकंसील्ड हैज ऑलरेडी कम टू पास whenever it calls man forth into the modes of revealing allotted to him. When man in his way from within unconcealment reveals that which presents it, he merely responds to the call of unconcealment even when he contradicts it. Thus, when man, investigating, observing, ensnares nature as an area of his own conceiving, he has already been claimed by way of revealing that challenges him to approach nature as an object of research. तो ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि मैन, जिसको लग रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट फ्री विल एजेंट है, जो कि अगर मान लीजिए फॉरेस्ट में जाके किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो वो रिसर्च अपनी मर्जी से कर रहा है. नो, ये रिसर्च भी जो कर रहा है, इसने भी ये भी modern technology as an ordering, revealing is then no merely human doing. Therefore, we must take that challenge that sets upon man to order the realist standing reserve in accordance with the way in which it shows itself. The challenge gathers man into ordering. This gathering concentrates man upon or ordering the realist standing reserve. That which primordially unfolds the mountains into mountain ranges and courses through them in their folded togetherness is gathering that we call Kipper mountain chain. That original gathering from which unfold the way in which we have feelings of one kind or another, we have named Gemut, disposition. We know now name that challenging claim which gathers man thither to order the self-revealing a standing reserve is Gistel, which is enframing. तो अब हाइडेगर बात करते हैं एनफ्रेमिंग के बारे में. तो ही टॉक्स अबाउट रिबर्ग, गेमूथ,
Geberg, Gemuth and Gistel. तो Geberg is basically mountain chain, Gemuth is disposition and Gistel is enframing. Now let's try to understand what this is. तो अब हमने अभी तक हमने कह दिया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी डू, कि वो मैन को लग रहा है कि वो अपने फ्री विल से कर रहा है, फ्री एजेंट की तरह कर रहा है, बट नो, इट इज टेक्नोलॉजी जो उससे करवा रही है. एक मैन जो रिसर्च कर रहा है वो अपनी मर्जी से रिसर्च नहीं कर रहा है, बट वो क्यों रिसर्च कर रहा है? बिकॉज मार्केट में उस रिसर्च की डिमांड है. एक वुड कटर वुड क्यों काट रहा है? क्योंकि उसको कितना वुड काट रहा है ये कौन डिसाइड कर रहा है कि मार्केट में कितना वुड चाहिए वेंडर को. वी नाउ नेम दैट ओके. According to ordinary usage, the word Gestel means some kind of apparatus that is a book rack. Gestel is also the name for a skeleton, and the employment of the word Gestel and framing that is now required of us seems equally eerie, not to speak of the arbitrariness with which words of a mature language are thus misused. Can anything be more strange? Surely not. Yet this strangeness is an old usage of thinking, and indeed thinkers accord with this usage precisely at the point where it is a matter of thinking that which is highest. We, late gone, are no longer in a position to appreciate the significance of Plato's daring to use the word eros for that which in everything and in each particular thing endures is present. For eros in the common speech meant the outward speech aspect that the visible thing offers to the physical eye. Plato exacts of this word, however, something utterly extraordinary, that it names that what precisely is not and never will be perceivable with physical eyes. But even this by no means the full extent of what is extraordinary here. For idea names not only the non-sensuous aspect of what is physically visible, aspect idea names and is also that which constitutes the essence in the audible, the tastable, the tactile and everything that is in any way accessible. Compared with the demands that Plato makes on language and thought in this and other instances, the use of the word Gestel as the name for the essence of modern technology, which we now venture here, is almost harmless. Even so, the usage now required remains something exciting and is open to misinterpretation. तो एक तरीके से essence of modern technology जो है वो हेडेगर बोलता है is enframing, which is the translation of the word Gestel. अब देखते हैं कि एनफ्रेमिंग क्या होता है. ठीक है, जैसे कि प्लेटो भी बोलता है कि व्हाट इज फिजिकल टू द नेकेड आई, व्हाट इज विजिबल टू द फिजिकल आई एंड व्हाट इज नॉट. सो एनफ्रेमिंग मीन्स द गैदरिंग टुगेदर ऑफ दैट सेटिंग अपॉन विच सेट्स अपॉन मैन दैट इज चैलेंजेस हिम फॉर टू रिवील द रियल इन द मोड ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टैंडिंग रिजर्व. एनफ्रेमिंग क्या कर रहा है? एनफ्रेमिंग जिस तरीके से क्या कर रहा है कि एक ऐसी चीज जो मैन के ऊपर सेट हो रही है, जो मैन को चैलेंज कर रही है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस चीज़ को रिवील कर रहा है. तो ये जो एनफ्रेमिंग है ये बेसिकली एक ऑर्डरिंग कर रहा है मैन को व्हाट टू डू. Enframing means that way of revealing which holds sway in the essence of modern technology and which is itself nothing technological. On the other hand, all those things that are so familiar to us and are standard parts of an assembly, such as rods, pistons, and chassis, belongs to the technological. The assembly itself, however, together with the aforementioned stock parts, falls within the sphere of technological activity, and this activity always merely responds to the challenge of enframing, but it never comprises enframing itself or brings it about. So, enframing कोई technical चीज़ नहीं है, technological चीज़ नहीं है कि जब पिस्टन्स है, chalice है. No, enframing is not in itself a technological thing, but enframing है, it is the essence of modern technology जो कि मैन को as a standing reserve यूज कर रहा है और मैन को फोर्स कर रहा है कि वो नेचर की हर चीज को भी as an object और as a standing reserve यूज करे. The word stellan in the name Gestel is not only means challenging. At the same time, it should preserve the suggestion of another stellan from which it stems, namely that producing and presenting, which in sense of poesis lets what presents is come forth into concealment. This producing that brings forth, example, the erecting of a statue in the temple precinct and the challenging ordering now under consideration are indeed fundamentally different, and yet they remain related in their essence. Both are ways of revealing of Althea, and in framing that unconcealment comes to pass in conformity with which the work of modern technology reveals the real as standing reserve. तो एनफ्रेमिंग में क्या हो रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक तो क्या डिफरेंस है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर चीज़ को एक स्टैंडिंग रिजर्व में चेंज कर रहा है. तो इनफ्रेमिंग इज दैट काइंड ऑफ अनकंसीलमेंट. इनफ्रेमिंग भी अनकंसीलमेंट कर रहा है, वो अनरिवील कर रहा है, विथ विच द वर्क ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिवील्स द रियल एज स्टैंडिंग रिजर्व. की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ऑल ऑफ देम आर रिवील्ड एज समथिंग एज स्टैंडिंग रिजर्व. तो एनफ्रेमिंग नेचर को हमें एक ऐसे एस्पेक्ट में रिवील कर रहा है जिसका एस्पेक्ट वी शुड नॉट बी लुकिंग टूवर्ड्स. वो उसको रिवील कर रहा है एज अ स्टैंडिंग रिजर्व. दिस वर्क इज देयरफॉर नीदर ओनली ह्यूमन एक्टिविटी नॉर अ mere means within such activity.
productivity. The mere instrumental, merely anthropological definition of technology is therefore its principle untenable, and it cannot be rounded out being referred back to some metaphysical or religious explanation that undergirds it. It remains true nonetheless that man is the technological age, in the technological age is in a particular striking way challenged forth into revealing. That revealing concerns nature above all as the chief storehouse of the standing energy reserve. इस रिवीलिंग में क्या हो रहा है, वो नेचर को एक ऐसे व्यू में, एक ऐसे लाइट में रिवील कर रहा है जहाँ पर नेचर कैसे रिवील हो रहा है एज अ स्टोर हाउस ऑफ दी स्टैंडिंग एनर्जी रिजर्व, कि बस ये नेचर कुछ नहीं है, बस एक स्टोर हाउस है जिसमें खूब सारी एनर्जी भरी हुई है और जब हमें चाहिए हम उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Accordingly, man's ordering attitude and behavior display themselves first in the rise of modern physics as an exact science. Modern science's way of representing pursues and entraps nature as a calculable coherence of forces. Modern physics is not experimental physics because it applies apparatus to the questioning of nature. Rather, the reverse is true. Because physics indeed already is pure theory, sets nature up to exhibit itself as a coherence of forces, calculable in advance, it therefore orders its experiments precisely for the purpose of asking whether and how nature reports itself and set up in this way. कि अगर हम नेचर को उस पर्टिकुलर वे में सेटअप करेंगे तो उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, उससे हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे हमें क्या रिपोर्ट्स मिलेगी, ऑल अबाउट दैट. कि अगर हम इस रिवर पे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर हम इतना बड़ा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस रिवर के ऊपर ऐसा बनाए तो ज़्यादा. नॉट ओनली द रिवर, द माउंटेन, द ट्रीज, एवरीथिंग विच इज नेचुरल, इवन द ह्यूमंस. But after all, mathematical physics arose almost 2 centuries before technology. How then could it have already been set upon by modern technology and placed in its service? The facts testify to the contrary. तो अब हाइडेगर इज क्वेश्चनिंग अनदर थिंग कि जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, जो ये फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो टेक्नोलॉजी से भी 2 सेंचुरीज पुरानी है. तो फिर ये क्या रीज़न है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी एकदम से प्ले में आया है? उसका क्या रीज़न है? हाउ इट इज़ दैट द टेक्नोलॉजी इज कम इनटू बीइंग राइट नाउ, जबकि फिजिक्स तो टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी पुराना है. Surely, technology got underway only when it could be supported by exact physical science. Reckon chronologically, this is correct. Though his thought historically does not hit upon the truth. The modern physical theory of nature prepares the way first not simply for technology but for the essence of modern technology. For already in physics the challenging gathering together into ordering reveals all sway. But in that gathering does not yet come expressly to appearance. Modern physics is the herald of inframing, a herald whose origin is still unknown. The essence of modern technology has for a long time been concealing itself, even where power machinery has been invented, where electrical technology is in full swing and where atomic technology is well underway. तो धीरे धीरे करके ये काम हो रहा है. मॉडर्न फिजिकल थ्योरी जो है वो सबसे पहले एसेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करती है. तो इट्स स्लोली रिवीलिंग इटसेल्फ. कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी कंटेन्ड है मॉडर्न फिजिक्स में, एंड फ्रेमिंग विच इज़ द एसेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न फिजिक्स में ऑलरेडी कंटेन्ड है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को कंसील्ड रख रही है, अभी तक अपने आप को प्रेजेंस में नहीं लेकर आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ऑल कमिंग टू प्रेजेंस, नॉट ओनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी कीप्स इटसेल्फ एवरीवेयर कंसील्ड टू द लास्ट. नेवरदलेस इट रिमेन्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स होल्डिंग्स वे दैट विच प्रीसीड्स the earliest. The Greek thinkers already knew of this when they said that which is earlier with regard to the arising, that whole sway becomes manifest to us men only later. तो ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, ग्रीक थिंकर्स थे, वो अवेयर थे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के और व्हाट इफेक्ट इट विल डू टू द ह्यूमंस. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को छुपा के रख रही थी टिल द टाइम, अपने आप को कंसील करके रख रही थी. दैट विच इज प्राइमरीली अर्ली शोज इटसेल्फ ओनली अल्टीमेटली टू men. Therefore, in the realm of thinking, a painstaking effort to think through still more primarily what was primarily thought is not absurd wish to revive what is past, but rather the super readiness to be astounded before the coming of what is early. Chronologically speaking, modern physical science begins in the 17th century. तो modern physics कब शुरू हुई? लगभग 17th century में. इसके कॉन्ट्रास्ट में मशीन पावर टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में डेवलप हुई है. मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 1 सेंचुरी के बाद ही हमें मॉडर्न मशीन पावर टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है. लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो और भी लेटर आई. मतलब
मॉडर्न फिजिक्स हुई 17th सेंचुरी में, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, और उसके भी काफ़ी बाद ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इफ मॉडर्न फिजिक्स must resign itself over increasingly to the fact that its realm of representation remains inscrutable and incapable of being visualized, this resignation is not dictated by any committee of researchers. It is challenged for by the rule of enframing, which demands that nature be orderable as standing reserve. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ह्यूमंस को हमेशा नेचर ऐसी ही लाइट में दिखा रही है कि नेचर सिर्फ एक स्टैंडिंग रिजर्व है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है एट ह्यूमन डिस्पोजल, ताकि ह्यूमंस उसको कभी भी कैसे भी यूज कर सके. ये काम कौन कर रहा है, एनफ्रेमिंग. एंड नेचर में वो ह्यूमंस को भी इंक्लूड करिए. ह्यूमंस, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को भी एज ए रिसोर्स एज अ स्टैंडिंग रिजर्व ही व्यू कर रहा है. ये काम ह्यूमन से करवा रहा है एंड फ्रेमिंग. हेंस फिजिक्स इन ऑल इट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन टर्न्ड ओनली टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट दैट हैज अलोन been standard till recently will never be able to renounce this one thing, that nature reports itself in some way or other that is identifiable through calculation, and that it remains orderable as a system of information. This system is determined that out of a causality that has changed once again. Causality that has changed once again. Causality now displays neither the character of the occasioning that brings forth nor the nature of the causa efficiens, let alone the causa formalis. It seems as though causality is shrinking into reporting. A reporting challenge forth of standing reserves that must be guaranteed either simultaneously or in sequence. To this shrinking would correspond the process of growing resignation. The Heisenberg's lecture depicts it in so impressive a manner because the essence of modern technology lies in enframing. Modern technology must employ exact physical science. Through its so doing, the depictive illusion arises that modern technology is applied to physical science. This illusion can maintain itself only so long as neither the essential origin of modern science nor indeed the essence of modern technology is adequately found out through questioning. We are questioning concerning technology in order to bring light our relationship to its essence. हम लोग क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से कंसर्न करते हुए क्वेश्चन इसलिए करें ताकि हम टेक्नोलॉजी के एसेंस के साथ एक फ्री एंड ओपन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें, यानी कि हम जान सकें व्हाट एसेंस इज. तो एसेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एनफ्रेमिंग. But simply to point to this is still no way to answer the questioning concerning technology. If to answer means to respond in the sense of correspond to the essence of what is being asked about. Where do we find ourselves brought to if now we think one step further regarding what enframing itself actually is? It is nothing technological, nothing on the order of a machine. It is the way in which the real reveals itself as standing reserve. तो enframing जो है वो कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि नेचर को स्टैंडिंग रिजर्व की तरह व्यू करना is what is called as enframing. Now, does this happen somewhere beyond all human doing? No, but neither does it happen exclusively in man or decisively through man. तो ये beyond human नहीं हो रहा है, कोई गॉड, कोई सुपर नेचुरल, कोई ट्रांसेंडेंटल आइटम नहीं है जो ये सब कर रहा है, लेकिन ये थ्रू मैन ही हो रहा है. Enframing is the gathering together that belongs to the setting upon which sets upon man and puts him in a position to reveal the real in the mode of ordering his standing reserve. As the one who is challenged forth in this way, a man stands within the essential realm of enframing. He can never take up a relationship to it, only subsequently. Thus, the question as to how we arrive at a relationship to the essence of technology asked in this way always comes too late. But never too late comes the question as to whether we actually experience ourselves as the one whose activities everywhere, public and private, are challenged forth by framing. Above all, never too late comes the question as to whether and how we actually admit ourselves into that where enframing itself comes into presence. तो हमारी क्या पोजिशन है इस एनफ्रेमिंग में, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, वी आर नॉट एबल टू आंसर इट प्रॉपरली. यानी एनफ्रेमिंग जो है, जो हमें नेचर को, हर चीज़ को एक स्टैंडिंग रिजर्व की तरह व्यू करने का ऑर्डर दे रही है, ये कोई बियॉन्ड ह्यूमन जाके नहीं हो रहा है, अबव ह्यूमन नहीं हो रहा है, थ्रू ह्यूमन, एक्सक्लूसिवली, इंक्लूसिवली through human. The essence of modern technology starts man upon the way of that revealing through which the real everywhere more or less distinctly becomes standing reserve. To start upon a way means to send in our ordinary language. We shall call that sending that gathers, which first starts man upon a way of revealing, destining. It is from out of this destining that the essence of all history is determined. History is neither simply the object of written chronicle nor simply the fulfillment of human activity. That activity first becomes history as something destined, and it is only the destining into objectifying representation that makes the historical accessible as an object for historiography, that is for a science, and on the basis makes possible the current equating of the historical with that which is chronicle. In framing as challenging forth into ordering sends into a way of revealing. Then framing हमें order कर रहा है
क्या करने में? टू रिवील। क्या रिवील करना है? नेचर। नेचर को कैसे रिवील करना है? एज ए स्टैंडिंग रिजर्व। एज स्टैंडिंग रिजर्व का मतलब एक स्टोर हाउस ऑफ पावर सप्लाई। एक ऐसी नेचर, एक ऐसी एंटिटी को की तरह हमको देखने पे मजबूर करा फ्रेमिंग कि बस नेचर के पास खूब सारा पावर है जिसको हम हमारे डिस्पोजल पे यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेमिंग इज एन ऑर्डेनिंग ऑफ डेस्टिनिंग एज इज एवरी वे ऑफ रिवीलिंग ब्रिंगिंग फोर्थ पर्सन इज आल्सो डेस्टिनिंग इन दिस सेंस। Always the unconcealment of that which is goes upon a way of revealing, always the destining of revealing holds complete sway over man, but that destining is never a fate that compels. For man becomes truly free only insofar as he belongs to the realm of destining, and so becomes one who listens and hears and not one who is simply constrained to obey. तो हमें क्या बनना है? We have to, according to Heidegger, हमें इस enframing से, इस destining से बाहर निकल के we have to listen, we have to see, we just don't have to obey. कि हमें सिर्फ obey नहीं करना, हमें देखना है, सुनना है, समझना है. Listen and hear मतलब listen and hear also includes understanding. तो हमें सुन के उसको समझना है. The essence of freedom is originally not connected with the will or even with the causality of human feeling. तो freedom हाइडेगर बोलता है कि freedom का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास free will है तो हमारे पास freedom हो गई. Free will जो है वो will के साथ बिल्कुल freedom जो है वो will के साथ connected नहीं है. Freedom governs the open in the sense of the cleared and lighted upon, that is of the revealed. It is to the happening of revealing, that is of truth, that freedom stands in the closest and most intimate kinship. All revealing belongs within a harboring and a concealing, but that which frees the mystery is concealed and always concealing itself. All revealing comes out of the open, goes into the open and brings into the open. The freedom of that open consists neither in unfettered arbitrariness nor in the constraint of mere laws. Freedom is what which conceals in a way that opens to light, in whose clearing there shimmers that veil that covers what comes to presence of all truth and lets the veil appear as what veils. Freedom is the realm of the destining that at any given time starts a revealing upon its way. तो freedom क्या है? जो चीज़ जैसी है वो वैसे अगर हमें रिवील हो रही है, that is what is freedom is. हमारे पास भले ही वो वेल है लेकिन हमारे ये रियलाइजेशन की वो वेल एग्जिस्ट कर रही है, that is what freedom would mean. The essence of modern technology lies in enframing, and framing belongs to the destiny of revealing. This sentence is expressed something different from the talk that we hear more frequently to the fact that technology is the fate of our age, where fate means the inevitableness of an unalterable course. तो फेट हम बोल दिया जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? फेट ऑफ आवर एज, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को होना ही है, वो प्री डिसाइडेड है, वो प्री डेस्टिन्ड है. बट दिस इज नॉट ट्रू. But when we consider the essence of technology, then we experience enframing as a destining of revealing. In this way, we are already sojourning with the open space of destining, a destining that in no way confines us to a stultified compulsion to push on blindly the technology, or what comes to the same thing, to rebel helplessly against it and curse it as the work of devil. Quite to the contrary, when we once upon open ourselves expressly to the essence of technology, we find ourselves unexpectedly taken into a freeing claim. So Heidegger is saying this कि हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टर्म कर दिया जाता है कि दिस इज अ फेट ऑफ आवर एज, ये होना ही है, इसके बदले दिस इज इसको इस तरीके से व्यू किया जाता है लाइक इट्स सम इविल एंड डेविल पावर्स है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ला रही है, हम ह्यूमंस उसके कब्जे में होते जा रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू. अकॉर्डिंग टू हाइडेगर, जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज दिस इज नॉट समथिंग फेटेड, नॉट समथिंग विच इज डेस्टिन्ड. हमारे पास ह्यूमंस के पास पावर है इसको चेंज करने का, इसके कोर्स को चेंज करने का. द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी लाइज इन फ्रेमिंग, इट्स होल्डिंग स्वे बिलोंग्स विद इन डेस्टिनिंग. सिंस डेस्टिनिंग एट एनी गिवन टाइम स्टार्ट्स मैन ऑन अ वे ऑफ रिवीलिंग, मैन thus underway is continually approaching the brink of the possibility of pursuing and pushing forward nothing but what is revealed in ordering, and of deriving all his standards on the spaces. Through this, the other possibility is blocked, that man might be admitted more and sooner, even more primarily, to the essence of that which is unconcealed and its unconcealment, in order that he might experience as his essence is needed belonging to revealing. तो Heidegger is warning us कि इसके पहले हम completely give up कर दे, which is according to Heidegger not going to happen. लेकिन we have to be very very careful. हमें ये distinction करना पड़ेगा कि अगर हमारे सामने वेल भी है तो हमें उस वेल को भी आइडेंटिफाई करना है, हमें इस डेंजर को आइडेंटिफाई करना है. मैन इज endangered from out of destining. The destining of revealing is as such, and everyone as knows it, therefore necessarily danger. ये modern technology हमें इसको as a danger view करना है. In whatever way the destining of revealing may hold sway, the unconcealment in which everything that it shows itself at any given time harbors the danger that man may quail at the unconcealed and may misinterpret it. Thus, where everything that presents itself exhibits in the light of a cause-effect coherence, even God can, for representational thinking, lose all that is exalted and holy. The mysteriousness of his distance, in the light of causality, God can sink to the level of a cause, of causa efficiens. He then becomes, even in theology, the God of the philosophers, namely of those who define the unconcealed and concealed
in terms of the causality of making without ever considering the essential origin of this causality. In a similar way, the concealment in accordance with which nature presents itself as a calculable complex of the effects of forces can indeed permit correct determinations, but precisely through these successes the danger can remain that in the midst of all that is correct, the true will withdraw. The destiny of revealing is itself not just any danger, but danger as such. वो खुद दैट इज इटसेल्फ इज अ डेंजर. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में एक डेंजर है जिसके थ्रू हमें देखना है, जिसके बियॉन्ड हमें देखना है. जब डेस्टिनिंग रेंज इन द मोड ऑफ इनफ्रेमिंग इट इज द सुप्रीम डेंजर. इनफ्रेमिंग मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो और भी ज़्यादा सुप्रीम डेंजर है. ये डेंजर जो है वो दो तरीके से आती है हमारे पास. एज सून एज वॉट इज अनकंसील्ड नो लॉन्गर कंसर्न्स मैन इवन एज ऑब्जेक्ट बट डज सो रादर एक्सक्लूसिवली स्टैंडिंग रिजर्व, एंड मैन इन द मिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग रिजर्व. देन ही कम्स टू द वेरी ब्रिंक ऑफ अ precipitous fall, that is he comes to the point where he himself will have to be taken as standing reserve. तो दो तरीके से, पहला जब हम सारी नेचुरल चीज़ों को एज स्टैंडिंग रिजर्व व्यू करते हैं, और दूसरा जब इतनी हम ब्रिंक पे पहुंच जाते हैं कि मैन खुद भी हम स्टैंडिंग रिजर्व की तरह उसको व्यू करने लगते हैं. Meanwhile, man precisely as the one so threatened exalts himself to the posture of lord of the earth. In this way, the impression comes to prevail that everything man encounters exists only insofar as it is his construct. This illusion gives rise in turn to one final delusion. It seems as though man everywhere and always encounters only himself. Heisenberg has, with complete correctness, pointed out that the real must present itself to contemporary man in this way. In truth, however, precisely nowhere does man today any longer encounter himself, that is his essence. कि हम अपने ही सेंस से दूर हो रहे हैं, हम अपने आप को भी एज अ स्टैंडिंग रिजर्व व्यू करने लगेंगे. मैन स्टैंड सो डिसाइसिवली इन टेंस ऑफ द चैलेंजिंग फोर्स ऑफ इनफ्रेमिंग दैट ही डज नॉट apprehend inframing as a claim, that he fails to see himself as the one spoken to, and also fails in every way to hear in what respect he exists from out of his existence in the realm of an exhortation or address, and thus can never encounter only himself. तो ये इनफ्रेमिंग हम इतने डेंजर में पुट करें कि हम अपने रियल सेल्फ और अपने खुद के एसेंस के साथ टच हम लोग लूज कर चुके हैं, खुद को भी स्टैंडिंग रिजर्व की तरह भी व्यू कर रहे हैं. Inframing does not simply endanger man in his relationship to himself and to everything. It banishes man into that kind of revealing which is an ordering. क्योंकि वो man को order कर रहा है to do certain things, to view nature as standing reserve, to view other human as standing reserve. Above all, inframing conceals that revealing, the setting upon that challenges, the revealing which in the sense of poesis lets what presents its composed into appearance as compared with that other revealing. The setting upon that challenges forth thrusts man into a relation to that which is at once antithetical and rigorously ordered, where inframing holds sway, regulating and securing of the standing reserve, mark or revealing. They no longer even let their own fundamental characteristic appear, namely this revealing as such. तो वो इतना डेंजर हो गया कि अब हम उसको रियलाइज तक नहीं कर पा रहे कि इनफ्रेमिंग हमारे साथ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, वो कैसे हमको रिवील कर रहा है, हम उस चीज़ तक को रियलाइज नहीं कर पा रहे. सो द challenging and framing not only conceals a former way of revealing, it conceals revealing itself, and with it unconcealment, that is truth, comes to pass. तो inframing क्या कर रहा है, वो खुद को भी अपने आप से कंसील कर रहा है, वो मैन को भी उसके सेंस से दूर रख रहा है. वो इनफ्रेमिंग अपने आप को कंसील कर रहा है मैन से कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करे. हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. वो ये भी कंसील कर रहा है कि कैसे हम नेचर को स्टैंडिंग रिजर्व की तरह व्यू कर रहे हैं. Inframing blocks the shining force and holding sway of truth, destining that sense into ordering is consequently the extreme danger. What is dangerous is not technology. Technology dangerous नहीं है, लेकिन the essence of technology is the danger. The transformed meaning of the word inframing is what is dangerous. The threat to man does not come in the first instance from potentially lethal machines and apparatus of technology. ऐसा नहीं है कि वो जो machines हैं, जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, वो ह्यूमंस के लिए एक थ्रेट है. The threat is it has already affected man in his essence. ये है एक्चुअल थ्रेट कि कैसे उसने टेक्नोलॉजी ने मैन को उसके खुद के एसेंस से दूर कर लिया. The rule of framing threatens man with the possibility that it could be denied to him to enter into a more original revealing and hence to experience the call of a more primal truth. Thus, where inframing reigns, there is danger in the highest sense. Where danger is, grows the saving power also. अब हाइडेगर आता है कि जहाँ पे डेंजर है वहाँ से डेंजर के बचने का तरीका भी है. Now, what does it mean to save? Usually we think that it means only to seize hold of a thing threatened by ruin. कि to save का मतलब क्या है कि जो चीज़ खराब होने की ब्रिंक पर है उसको बचा लेना, उसको सिक्योर कर लेना, उसको बचा के रखना. But this verb says more.
सेव का मतलब कि उसको उसके एसेंस से जुड़े रखना, उसको उसके एसेंस से कनेक्ट करके रखना, उसके खुद के अपीयरेंस से पहले उसके एसेंस का आना इज व्हाट अकॉर्डिंग टू हाइडेगर इज टू सेव। अगर एसेंस की, अगर टेक्नोलॉजी का एसेंस एनफ्रेमिंग है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो टू सेव होगा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से को एक्सेस करने से पहले एनफ्रेमिंग को एक्सेस करें, उसके एसेंस को एक्सेस करें और हम समझें कि व्हाट इज एनफ्रेमिंग डूइंग टू अस। Rather precisely, the essence of technology must harbor in itself the growth of the saving power, but in that case might not adequate look into what enframing is as sustaining of revealing bring into appearance the saving power in its rising. In what respect does the saving power grow there also where the danger is? Where something grows there it takes root, from thence it thrives. Both happens concealedly and quietly and in their own time, but according to the words of the poet, we have no right whatsoever to expect that there where the danger is we should be able to lay hold of the saving power immediately and without preparation. Therefore, we must consider now in advance in what respect the saving power does most profoundly take root and thence thrive. तो अब हमें देखना है कि कैसे ये सेविंग पावर निकल के आ रही है, क्योंकि होल्डर के अकॉर्डिंग जहाँ पर डेंजर है वहीं पर उसकी सेविंग पावर भी है. In order to consider this, it is necessary as a last step upon our way to look with clear eyes into the danger. Accordingly, we must once more question concerning technology, for we have said that in technology's essence roots and thrives the saving power. But how shall we behold the saving power in the essence of technology? So long as we do not consider in what sense of essence it is that enframing is actually the essence of technology. Thus far we have understood essence in its current meaning. In academic language of philosophy, essence मतलब क्या है? अगर हम academically देखें तो essence is what something is. In Latin, quidditas, whatness. Whatness is what essence is. So essence का Latin word हो गया quidditas. Provides the answer to the question concerning essence. For example, what pertains to all kinds of trees. जो ओक हो, बर्च हो, बीच हो, फिर हो, सभी टाइप की ट्रीनेस को में जो कॉमन है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रीनेस, जो कि उसकी एसेंस है. तो इसके अकॉर्डिंग द यूनिवर्सल फॉल और रियल एंड पॉसिबल ट्रीज. तो सारे रियल के साथ साथ पॉसिबल ट्रीज, वो ट्रीनेस का जो एसेंस है वो पॉसिबल ट्रीज के ऊपर भी एक्सटेंड करते हैं कि जो ट्री बन सकता है. इन द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमिंग द कॉमन जीनस फॉर एवरीथिंग टेक्नोलॉजिकल. इफ दैट वर द केस देन द स्टीम टर्बाइन, द रेडियो ट्रांसमीटर एंड द साइक्लोट्रॉन वुड ईच बी एन एनफ्रेमिंग, but the word enframing does not mean here a tool or any kind of apparatus. Still less does it mean the general concept of such resources. The machines and apparatus are no more cases and kinds of enframing than are the man at the switchboard and the engineer in the drafting room. Each of these in its own way indeed belongs to stock part, available resource or executor within enframing. हर पर्सन भी है, चाहे जो मशीन के पीछे बैठा है, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो भी enframing के अंडर आता है, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एसेंस में काउंट होता है. Enframing is a way of revealing, having the character of destining, namely the way that challenges forth. The revealing that brings forth is also a way that has the character of destining, but these ways are not kinds that arrayed beside one another falls under the concept of revealing. Revealing is that destining which ever suddenly and inexplicably to all thinking apportions itself into the revealing that brings forth and that also challenges and which allots itself to man. The challenging revealing has its origin as a destining in bringing forth, but at the same time enframing is a way characteristic of a destining blocks poesis. Thus enframing as a destining of revealing is indeed the essence of technology, but never in the sense of treeness as essentia. If we pay heed to this, something astounding, right? Technology another ways, but in what way? If we speak of the essence of a house, the essence of a state, we do not mean a generic type, rather we mean the ways in which the house and state holds sway. तो essence का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या है वो चीज़ जो उसको हाउस बनाती है. That is not according to Heidegger essence. According to Heidegger essence मतलब कि what is the possibility of that thing, वो कहाँ कहाँ किन चीज़ों को कैसे influence कर सकती है, कैसे hold sway कर सकती है. तो what it can lead to is what according to Heidegger is essence, कि वो किस चीज़ में टर्न हो सकती है, किस चीज को इफेक्ट कर सकती है और कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है. इट मीन्स द सिटी. It is from the verb wissen that the noun is derived. Wissen understood as a verb in the same as wherein not only in terms of meaning but also in terms of the phonetic formation of the verb. Socrates and Plato already think the essence of something is what essence is, what comes to presence in the sense of what endures. But they think what endures is what remains permanently. कि जो इंड्योर करता है वो उस चीज़ में परमानेंट है. मतलब हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द अदर थिंग, हाउ डज इट होल्ड्स स्वे, वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल. That which remains to discover in turn is the aspect, and they find that what endures permanently in what is that which remains tenaciously persists throughout all that happens. The idea house displays that anything is
that is fashioned as a house. Particular, real, and a possible houses, in contrast, are changing and transitory derivatives of the idea and thus belong to what does not endure. But it can never in any way be established that enduring is based solely on what Plato thinks an idea and Aristotle thinks as this, that which any particular thing has always been. Essential. All essensing endures, but is enduring only permanent enduring? Does the essence of technology endure in the sense of the permanent enduring of an idea that hovers over everything technological, thus making it seem that by technology we mean some mythological abstraction? Now आई एम आर्यभट्ट आई लाइक टू पॉइंट आउट हियर समथिंग कि ये जो है वो पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स का बहुत रिपीटेड यूसेज हो रहा है, जैसे कि डेस्टिनिंग, रिवीलिंग, चैलेंजिंग फोर्थ, ब्रिंगिंग फोर्थ, एंड्योरिंग एंड अनकंसीलिंग, कंसीलिंग, देन एल्थिया, देन पोएसिस, एपिस्टीम, टेलोस, हाइल, ईडोज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका काफ़ी बार बार यूज हो रहा है, सो इट मे बी लिटिल कंफ्यूजिंग कि व्हाट डू दैट रियली मीन. The way in which technology hence lets itself be seen only from out of that permanent enduring in which enframing comes to pass is a destiny of revealing. Only what is granted endures. That which endures primarily out of the earliest beginning is what? Trans. So enframing is rather a destining that gathers together into the revealing that challenges forth. Challenging is anything but a granting. This dignity, okay, for the saving power lets man see and enter into the highest dignity of his essence. This dignity lies in keeping watch over the unconcealment. की जो modern technology है वो क्या कर रही है, वो modern technology नहीं, technology क्या कर रही है, unconcealment कर रही है. तो the saving power is to keeping a watch on this unconcealment, and it is precisely an enframing which threatens to sweep man away into ordering as the supposed single way of revealing, and so thrust man into the danger of the surrender of his free essence, कि वो अपने खुद के free essence को भी वो danger में डालने पर force कर रही है enframing. Thus, the coming to presence of technology harbors in itself what we least expect, the possible arising of the saving power. Everything then depends upon this. That we ponder this arising, that recollecting, we watch over it. How can this happen? Above all, through our catching sight of what comes to presence in technology, instead of merely staring at the technological. So long as we represent technology as an instrument, we remain held fast and will to master. जब तक हम technology को सिर्फ as a means, as instrument use करेंगे, तब तक ही हम उसको master कर पाएंगे. The moment essence of technology ओवर पावर करने लगती है, तो हम उसका मास्टर नहीं कर सकते. On the one hand, enframing challenges forth into frenziedness of ordering that blocks every view into the coming to pass of revealing and radically endanges the relation to the essence of truth. एक तरफ तो enframing क्या कर रही है, हमारे एसेंस, हमारे रिलेशन ऑफ ट्रूथ के साथ हमें हमारा रिलेशनशिप एंडेंजर कर रही है. ऑन द अदर हैंड, इट कम्स टू पास फॉर इट्स पार्ट इन द ग्रांटिंग दैट लेट्स मैन एंड्योर एज येट अनएक्सपीरियंस बट परहैप्स मोर एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर, दैट ही मे बी द वन हु इज इंडीड एंड यूज्ड फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द कमिंग टू प्रेजेंस ऑफ ट्रूथ. दस डज द अराइजिंग ऑफ द सेविंग पावर अपीयर.
Okay, through this we are not yet saved, but we are thereupon summoned to hope in the growing light of the saving power. Here and now and in little things that we may foster the saving power and its increase. This includes holding always before eyes the extreme danger. That we have to keep seeing it. हमें उसको इग्नोर नहीं करना है. वो एक्सट्रीम डेंजर हमारी आंखों के सामने हमेशा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है. So there was a time when it was not technology alone that bore the name Techne, once that revealing that brings forth truth into the spell of radiant appearing also called Techne. Once there was a time when bringing forth of the true into the beautiful eyes was called Techne. Beautiful was called Techne, and the poses of the fine arts also was called Techne. In Greece, the outset of destaining of the West, the arts soared to the supreme height of revealing and granted them. So एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी वॉज नॉट ओनली दिस, टेक्नोलॉजी वॉज कंसिडर्ड इन एवरी अदर सेंस, और बहुत वाइड स्प्रेड नोशन था टेक्नोलॉजी का. The Holderlin जिसने ये कहा, but where the dangerous grows the saving power also, he also said poetically dwells man upon this earth. तो ये जो poetical है, it brings the true into the splendor of what Plato in the Phaedrus calls to that which shines forth not most purely. But the art may be granted this highest possibility of its essence in the midst of extreme danger no one can tell. Yet we can be astounded before this other possibility, that the frenziedness of technology may entrench itself everywhere to such extent that someday, throughout everything technological, the essence of technology may come to presence in the coming to pass of truth. Because the essence of technology is nothing technological, essential reflection upon technology and decisive confrontation with it must happen in a realm that is on the one hand akin to the essence of technology and fundamentally different from it. आर्ट एक उसका रियल्म है, which Heidegger is saying कि art is one of the ways जिससे हम उसको डेंजर को ख़त्म करके उसके फाइट कर सकते हैं. But that too after questioning. So now just the concluding para. Questioning, thus questioning, we bear witness to the crisis that in our sheer preoccupation with technology, we do not yet experience the coming to presence of technology, and we no longer guard and preserve the coming to presence of art. Yet the more questioningly we ponder the essence of technology, the more mysterious the essence of art becomes. The closer we come to the danger, the more brightly do the ways into the saving power begin to shine, and the more questioning we become. The fourth questioning is the piety of thought. It is only through questioning कि जिससे हम थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड जितना ज़्यादा डेंजर बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा उसकी सेविंग पावर भी हमारे सामने शाइन कर रही है. बट इट्स ओनली दैट वी हैव टू सी एंड वी हैव टू रियलाइज कि वो सेविंग पावर हमारे सामने है.